नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9 मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। ये सारे के सारे करंट अफेयर्स आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, चाहे वो अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक न्यूज़ निकल कर आई है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाले ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर के। तो आइए इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम जो है वो क्या है? डस्टलिक 2। यहाँ पर डस्टलिक इसका नाम है और सेकंड का मतलब है कि यह इसका सेकंड एडिशन है। तो याद रखिएगा, यह इसका फर्स्ट एडिशन नहीं है, यह इसका सेकंड एडिशन है। यह जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत के उत्तराखंड में चौबाटिया नामक जगह पर होने वाली है। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका पहला संस्करण पहले ही हो चुका है और आपको मैंने यहाँ पर जानकारी दे दी है कि इसका जो पहला संस्करण है वो ताशकंद में 2019 में हो चुका है। तो याद रखिएगा कि इसका पहला संस्करण उज्बेकिस्तान में हुआ था 2019 में और जगह का नाम था ताशकंद, और इसका दूसरा संस्करण अब भारत में हो रहा है और जगह का नाम है उत्तराखंड। और अगर स्थान का नाम पूछा जाएगा कि वह पार्टिकुलरली किस जगह पर होने वाला है तो नाम आपको बताना है चौबाटिया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ, और न्यूज़ क्या है? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल कमिटी वॉज हेल्ड ऑन 8 मार्च टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आज़ादी की 75वीं सालगिरह को मनाने के लिए जो है यहाँ पर एक नेशनल कमेटी का जो है गठन किया गया है और उसी की बैठक जो है 8 मार्च को हुई है। आइए देख लेते हैं इस बैठक में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले तो इस कमेटी का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है? 259, यानी कि इस कमेटी में 259 मेंबर हैं और इस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। यहाँ पर इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि जो इस सेलिब्रेशन की शुरुआत है वो 12 मार्च 2021 से शुरू की जाएगी। यहाँ पर जो है जब इसकी शुरुआत होगी तो वो 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले यह की जा रही है। और यहाँ पर यह भी आपको ध्यान देना है कि 12 मार्च की तारीख इसलिए ली गई है क्योंकि इसी दिन नमक सत्याग्रह के जो है 91st एनिवर्सरी पूरी हो रही है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगर हम इस कमेटी की बात करें तो इस कमेटी में जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, 28 राज्यों के चीफ मिनिस्टर, लता मंगेशकर, नोबल लिटरेट अमर सेन और सीनियर बीजेपी लीडर एल.के. आडवाणी इसके मेंबर में शामिल हैं। यानी कि हमारे देश के हर कोने से और हर जगह से लोगों को यहाँ पर जगह दी गई है ताकि जो है यह पूरे देश का सेलिब्रेशन लगे। यहाँ पर जो है इस बैठक में प्रधानमंत्री के द्वारा 5 पिलर्स की घोषणा की गई है जो हमारे एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। और वो 5 पिलर्स कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। पहला है फ्रीडम स्ट्रगल, दूसरा है आइडिया एट 75, तीसरा है अचीवमेंट एट 75, चौथा है एक्शन एट 75 और पांचवा है रिजॉल्व एट 75। तो याद रखिएगा ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आइए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक न्यूज आई है कि फ्रांस के अरबपति जिनका नाम है ओलिवर डेसॉल्ट, उनकी मृत्यु जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई है। यहाँ पर अगर आप इस नाम को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस नाम के पीछे रखा हुआ है डोसॉल्ट, और डोसॉल्ट एक कंपनी है जो कि फाइटर प्लेन बनाती है और भारत के द्वारा भी बहुत सारे जो फाइटर प्लेन हैं वो इस कंपनी के द्वारा डिलीवर किए गए हैं, बनाए गए हैं, जिसमें है आपका मिराज 2000 और दूसरा है हाल ही में खरीदा गया रफाल फाइटर। और इसीलिए आपको नाम को याद रखना है क्योंकि जो कंपनी इन फाइटर्स को बनाती है और जिस फैमिली के द्वारा इस कंपनी को चलाया जाता है ये उसके मेंबर्स थे और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ, और यहाँ पर जो है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है रिलीज किया गया है जिसमें जो है सिंगापुर को पहला स्थान और भारत को 26वां स्थान एशिया पैसिफिक में दिया गया है। आइए इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है वो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा निकाला गया है
और याद रखिएगा कि यहाँ पर लगातार दूसरी बार जो है सिंगापुर को जो है पहला स्थान दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो न्यूजीलैंड को यहाँ पर सेकंड प्लेस, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर थर्ड रैंक, स्विट्जरलैंड को यहाँ पर फोर्थ और आयरलैंड को यहाँ पर फिफ्थ प्लेस मिला है। तो याद रखिएगा, कम से कम 2 या 3 कंट्री के नाम तो आप जरूर याद रख लेना कि पहले प्लेस पे जो है सिंगापुर है, दूसरे प्लेस पे न्यूजीलैंड और तीसरे प्लेस पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। भारत की अगर हम बात करें तो भारत को जो है इसके द्वारा 26वां स्थान दिया गया है एशिया पैसिफिक रीजन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। आइए अब कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहली न्यूज है वो गूगल से जुड़ी हुई है और गूगल ने जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे भारत की महिलाओं को लेकर के कुछ घोषणाएं की हैं। आइए देख लेते हैं वो घोषणाएं क्या हैं। यहाँ पर जो है गूगल के द्वारा यह कहा गया है कि वह कम से कम 1 मिलियन रूरल वुमेन यानी कि गांव की महिलाओं को जो है सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे जिससे वो आगे बढ़ सकें। यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था गूगल के द्वारा जिसका नाम था वुमेन विल और इसी इवेंट में जो है यह बात कही गई है गूगल के द्वारा। तो आपको इस इवेंट का नाम याद रखना है और यह भी याद रखना है कि इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि कम से कम गूगल जो है 1 मिलियन रूरल वुमेन को जो है क्या करेगा, सपोर्ट करेगा ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें। यहाँ पर जो है गूगल के द्वारा जो है $25 मिलियन खर्च करने की बात की जा रही है जो कि वो दुनिया और भारत में वैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये पैसे देंगे जो कि वुमेन और गर्ल्स को हेल्प करती हैं उनके अपने काम को आगे बढ़ाने में। तो याद रखिएगा ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो पहला न्यूज है वो आईसीसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आईसीसी के द्वारा यह घोषणा की जा रही है कि 2026 के बाद होने वाले जो वुमेन क्रिकेट इवेंट्स होंगे वहां पर आईसीसी के द्वारा जो है वुमेन क्रिकेट टीम्स की संख्या जो है बढ़ाई जाने वाली है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप जो कि 2026 में होने वाले हैं वहां पर 10 के बजाय जो है 12 वुमेन क्रिकेट टीम्स जो है यहाँ पर हिस्सा लेंगी। यानी कि यहाँ पर जो है वुमेन क्रिकेट टीम्स की जो है संख्या क्या की गई है, बढ़ाई गई है। इसी तरह से जो ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है जो कि 2029 में होने वाला है वहां पर भी वुमेन क्रिकेट टीम्स को 8 से बढ़ा करके क्या कर दिया जाएगा, 10 कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो है आईसीसी के द्वारा यह साफ संकेत दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है वुमेन क्रिकेट टीम की संख्या जो है इन खेलों में बढ़ाई जाने वाली है जिसकी घोषणा उन्होंने 8 मार्च को कर दी है। आइए एक और न्यूज को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा जो है रोजर फेडरर के एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है और वो रिकॉर्ड क्या था उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो है नोवाक जोकोविच ने जो है 311 वीक से वो लगातार वर्ल्ड नंबर 1 पर बने हुए हैं और जो इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था, रोजर फेडरर के नाम था। तो याद रखिएगा कि नोवाक जोकोविच अभी जो है दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं और बहुत ही लंबे समय से यानी कि 311 वीक से जो है वह इस स्थान पे बरकरार हैं और इससे पहले यह जो रिकॉर्ड था वो किसके पास था, रोजर फेडरर के पास था। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा कर लेते हैं और आज हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होते हैं जिनकी चर्चा जो है संविधान के किसी ना किसी आर्टिकल में की गई है, लेकिन आप पूरे संविधान को पढ़ लोगे तभी भी आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जुड़ा हुआ कोई भी आर्टिकल नहीं मिलेगा। यानी कि जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वह एक क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे 1993 में जो है एक कानून को, एक एक्ट को पास करके बनाया गया और उस एक्ट का नाम था द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। पहली बात तो ये है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, क्या है, एक वैधानिक बॉडी है यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसकी स्थापना जो है 1993 में जो है एक एक्ट को पास करके की गई थी और उस एक्ट का नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993
और इसी एक्ट के पास करने के बाद जो है हमारा ह्यूमन राइट कमीशन का गठन हुआ और इसी एक्ट के कारण हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट को एक स्टैट्यूटरी बॉडी। आइए ह्यूमन राइट कमीशन के कंपोजिशन के बारे में बातें कर लेते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है। यहाँ पर एक चेयरपर्सन होते हैं और 5 अदर मेंबर होते हैं, यानी कि टोटल मेंबर की संख्या कितनी होती है, 6। अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही बन सकते हैं। यहाँ से जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, या तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई और जज हो, तभी जाकर के वो क्या बन सकते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन। अगर हम अदर मेंबर्स की बात करें तो अदर मेंबर में जो एक मेंबर है वो सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। दूसरा मेंबर सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है। और बाकी के जो 3 पर्सन हैं वो लोग हो सकते हैं जो कि क्या है, ह्यूमन राइट्स के बारे में जानते हो, कानून की उनको समझ हो। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दें कि ये 3 पर्सन में से कम एक जो है वुमेन होनी चाहिए। यानी कि जो अदर 5 मेंबर हैं उसमें से जो एक मेंबर हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आएंगे, चाहे वो सर्विंग हो या फिर रिटायर्ड जज। दूसरे जो मेंबर हैं वो हाई कोर्ट से आएंगे, और मैंने क्या कहा कि सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और बचे हुए जो 3 मेंबर हैं वो होने चाहिए कौन, जिनको कि ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी हो, उनको नॉलेज हो। और इन 3 पर्सन में से कम एक क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर इन 6 मेंबर्स के अलावा कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं जिनकी संख्या होती है 7। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इन 6 मेंबर्स के अलावा जो है एक्स ऑफिशियो यानी कि पदेन मेंबर भी होते हैं जिनकी संख्या होती है 7। और ये 7 लोग कहां से आते हैं, तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन 7 लोगों में कौन कौन शामिल होते हैं, तो यहां पर होते हैं चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। इन सभी संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं वो क्या होते हैं, इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कि 6 सदस्यों के अलावा 7 और सदस्य होते हैं जो कि हमारे देश में जो कमीशंस बनाई गई हैं, जो डिफरेंट कमीशंस हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं उनको यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह रखा जाता है। तो इस बात से जो है बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैंने डिटेल में आपको यहाँ पर जानकारी दे दी है। जब हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के 6 मेंबर्स की बात करते हैं तो इन मेंबर्स को नियुक्त करने के लिए जो है यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है जिसके रिकमेंडेशन पर जो है इनके चेयरपर्सन और अदर 5 मेंबर्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आइए जान लेते हैं कि वो जो रिकमेंडेशन देने के लिए कमेटी है उसमें जो कौन कौन लोग होते हैं। तो याद रखिएगा, जो रिकमेंडेशन देने के लिए कमेटी होती है उसमें 6 मेंबर होते हैं और वो कौन कौन होते हैं। एक तो इस मेंबर का हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, दूसरा स्पीकर ऑफ लोकसभा, तीसरा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चौथा में होंगे आपके लीडर ऑफ ओपोजिशन इन बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो भी लीडर ऑफ ओपोजिशन होगा वो इस रिकमेंडेशन देने वाली कमेटी के क्या होंगे, मेंबर होंगे। और इसके अलावा सेंट्रल होम मिनिस्टर, और जो छठा मेंबर वो कौन होगा, सिटिंग जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट दैट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है ये जो 6 मेंबर होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक क्या होता है चेयरपर्सन और 5 क्या होते हैं अदर मेंबर। यहाँ पर इनकी नियुक्ति के लिए जो है एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इन मेंबर्स को नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी कि ये जो 6 मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको यहाँ पर जाननी चाहिए। अगर हम
6 मेंबर्स के कार्यकाल की बात करें तो यहां पर जो है मेंबर्स का कार्यकाल क्या होता है 3 इयर्स और अनटिल दे अटेंड द एज ऑफ 70 इयर्स। तो याद रखना है कि जो मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, वो 6 मेंबर्स जो कि ह्यूमन राइट कमीशन के अपने मेंबर्स हैं, यानी कि एक चेयरपर्सन और 5 अदर मेंबर्स, उनका जो कार्यकाल क्या होता है 3 सालों का होता है, या फिर अनटिल दे अटेंड द एज ऑफ 70 इयर्स। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो 6 मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 3 साल और अनटिल दे अटेंड द एज ऑफ 70 इयर्स विच एवर इज अर्लियर होता है। यहां पर जो है दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, यानी कि अगर कोई एक बार इस पद से रिटायर हो जाता है तो उसका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। यहां पर एक बात याद रखना है कि अपने टर्म को खत्म होने के बाद चेयरपर्सन और जो अदर मेंबर हैं वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार में जो है फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, वो वहां पर काम नहीं कर सकते। तो यहां पर कुछ बातें हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है। इन सारी बातों को आप ध्यान से सुनना, नोट कर लेना, एग्जाम में कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए अब कुछ अभ्यास प्रश्न यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि आज के करंट अफेयर्स और आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट से जुड़े हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्लिक 2 स्टार्टेड एट विच स्टेट। आपको ये बताना है कि ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किस स्टेट में शुरू हुआ। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी फॉर्म टू सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। मैंने आपको कमिटी के सदस्यों के बारे में जानकारी दी है, वहां से आप देख लेना। और यहाँ पे साफ साफ पूछा जा रहा है कि उस कमिटी में कितने मेंबर्स हैं। आइए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन क्या है विच कंट्री हैज बीन रैंक फर्स्ट इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इनकी जिसकी जानकारी भी मैंने आपको दी है, वहां से आप इसके आंसर को बताना, जरूर बताना। कमेंट करके आप सभी को क्या करना है, इसके आंसर्स मुझे देने हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और 4 क्या है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पैसिफिक इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इसकी जानकारी मैंने आपको दी है, भारत का जो है स्थान एशिया पैसिफिक में कौन सा है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। तो सारे लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके इनके आंसर्स को देंगे। आइए देख लेते हैं पांचवें क्वेश्चन को, और पांचवा क्वेश्चन क्या है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन ईच ईयर। तो मैंने आपको बात की थी कि ह्यूमन राइट कमीशन को किस ईयर एस्टेब्लिश किया गया था, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ मेनी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आर देयर इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपार्ट फ्रॉम द फुल टाइम मेंबर। जैसा मैंने आपको कहा था कि फुल टाइम मेंबर के अलावा जो है कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है ना। उसकी यहाँ पर आपको संख्या बतानी है। 6 तो आपके फुल टाइम मेंबर थे, इसके अलावा मैंने पूछा है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आप लोग दीजिएगा। यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मल्टीलेटरल बॉडी और नॉन ऑफ दी अबव। अब आपको यह बताना है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो कैसा बॉडी है, इसके ऊपर भी मैंने आपसे चर्चा की है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और क्वेश्चन नंबर 8 है What is the tenure of the chairman of the National Human Rights Commission। ठीक है, और यहां पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे और कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चंस को पढ़ना, ध्यान से ऑप्शंस को देखना, और सभी लोग जो है इसकी आंसर जो है मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। हाउ लॉन्ग हैज नोवाक जोकोविच बीन द वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर इन टेनिस। यानी कि नोवाक जोकोविच कितने हफ्तों से टेनिस में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं, इस न्यूज को भी मैंने आपसे यहां पर डिस्कस किया है। ऑप्शन है 310 वीक्स, 311 वीक, 315 वीक और 320 वीक। तो आपको बताना है इसका सही जवाब। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्लिक 1 स्टार्टेड इन विच ईयर।
तो आपको ये बताना है कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक 1 जो पहला संस्करण था इसके मिलिट्री एक्सरसाइज का, वो किस साल हुआ। और ऑप्शन है 2018, 2019, 2020 और 2021। इसका आंसर भी आप सभी आसानी से दे सकते। तो सभी को जो है इन 10 क्वेश्चंस का जो आंसर कमेंट करना है और सभी को जो है सही आंसर कमेंट करने हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग 10 के 10 क्वेश्चंस को सही से बना करके यहाँ पर मुझे कमेंट करेंगे। इसी तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस को देखने के लिए आप बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं दूसरे करंट अफेयर्स के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।